ओके, लेट्स स्टार्ट सेकंड लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड लेक्चर शुरू करते हैं। टुडेज डेट इज 28th अप्रैल। आज 28th अप्रैल है अपना, ठीक है। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या बातें किया था, इसको याद कर लेते हैं एक बार। लास्ट क्लास में हमने बात किया था व्हाट डू वी मीन बाय चार्ज, चार्ज क्या होता है और चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है। चार्ज के बारे में हमने पढ़ा था कि चार्ज बेसिकली कुछ नहीं होता है, हमारे बॉडी की एक प्रॉपर्टी है। चार्ज एक बॉडी की प्रॉपर्टी है जिसके वजह से बॉडी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। हमने चार्ज की कई सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया था। पहला, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, चार्ज होता है एडिटिव इन नेचर होता है। दूसरा, चार्ज इज कंजर्व्ड इन नेचर। तीसरा, लाइक चार्ज इज रिपेल, अनलाइक चार्ज इज अट्रैक्ट। चौथा, रिपल्शन इज श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इस तरह के हमने कई चीजें, कई प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अगला, चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आ सकता है। नोट्स में सब चीजें मैंने लिखवाई थी, आप सब उसको रिवीजन करते रहोगे प्रॉपर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ टू प्रोड्यूस चार्ज। आपने ये बात देख लिया कि सर चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस हो जाए या इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाए, लेकिन आखिर चार्ज प्रोड्यूस कैसे करते हैं, इसको पढ़ने के लिए आज का अपना क्लास है। टॉपिक है, हेडिंग डाल लो, चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। चार्जिंग ऑफ अ बॉडी हमारा आज का टॉपिक है और उसका पहला टाइप है कंडक्शन। ठीक है, हमारा हेडिंग होना चाहिए आज की क्लास की हेडिंग होनी चाहिए चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, या और लिख सकते हो अपने हिसाब से, और मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग हेडिंग डालें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमारा जो पहला मेथड ऑफ चार्जिंग है वो है कंडक्शन। कंडक्शन मेथड। कंडक्शन क्या होता है, इसका अगर सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन बोलूं तो हम लिखते हैं चार्जिंग बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। सिंपल इसका लिखते हैं चार्जिंग बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। पूरा डेफिनेशन इसका लिखवाऊंगा, टेंशन नहीं है। चार्जिंग बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, सो कहते हैं चार्जिंग बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि मेरे पास एक चार्ज बॉडी है। मेरे पास क्या है, एक चार्ज बॉडी है, और मेरे पास एक अनचार्ज बॉडी है, और मैं चाहता हूं कि चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में चार्ज दिया जाए। कैसे, तो बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। हमने क्या किया, चार्ज और अनचार्ज बॉडी को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, वायर से कनेक्ट कर दिया, डायरेक्टली टच कर दिया। तो उस तरीके से चार्ज के प्रोडक्शन को या मेथड क्रिएशन को हम लोग कंडक्शन कहते हैं। इसको कहते हैं चार्जिंग बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। अगर कोई पूछे कंडक्शन का डेफिनेशन क्या होगा, तो डेफिनेशन लिखने की कोशिश करते हैं। इट इज द मेथड, लिखते हैं हम लोग, it is the method it is the method method of charging of a body by direct contact with uncharged body, सॉरी, विद चार्ज बॉडी। ठीक है, सब लोग इस डेफिनेशन को लिखेंगे, सब लोग कंडक्शन के इस डेफिनेशन को लिखेंगे। कंडक्शन का डेफिनेशन होता है कि किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के मदद से डायरेक्ट कांटेक्ट में ला करके चार्ज करना, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। सब लोग इस डेफिनेशन को साफ साफ लिखेंगे। फिर मैं बताऊंगा कैसे।
ए और बाई के बीच में अनचार्ज बॉडी छूट गया। क्या फिर से बोलोगे क्या? सर ए और बाई के बीच में अनचार्ज बॉडी छूट गया है। मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ अनचार्ज बॉडी, हाँ ठीक है, सही कह रहे हो। इट इज द मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ अनचार्ज बॉडी कह सकते हैं, या राइटली सर। यहाँ पे अनचार्ज बॉडी लिख लेते हैं, अनचार्ज बॉडी। सर डायग्राम भी बना ले लो। डायग्राम बनवा दूंगा मैं, डायग्राम बनवा दूंगा। डायग्राम के लिए रुक जाते हैं। डायग्राम के लिए रुक जाते हैं। चलिए, हमारा पार्ट था, इट इज मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ अनचार्ज बॉडी बाय डायरेक्ट कांटेक्ट विद द चार्ज बॉडी। कैसे होता है समझ लो थोड़ा सा, मुझे लगता है सबने लिख लिया होगा, थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे होता है। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बॉडी है और ये अनचार्ज बॉडी है। तो सब लोग मानोगे कि अनचार्ज बॉडी है तो इसका पोटेंशियल कितना होगा? 0 होगा। और इसका पोटेंशियल क्या होगा? कुछ पॉजिटिव होगा, या कह सकते हो इसको हायर पोटेंशियल और इसको क्या कह सकते हो? लोअर पोटेंशियल। बोलिए, क्या आप कह सकते हैं क्या ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है? तो क्या आप कह सकते हैं क्या कि दोनों बॉडी के बीच एक पोटेंशियल का डिफरेंस है? ठीक है, आपने पढ़ा था क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी में कि अगर पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, अगर याद रखिएगा पोटेंशियल का डिफरेंस होता है तो चार्ज फ्लो करता है। चार्ज या करंट क्यों फ्लो करता था? पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से। तो इस पोटेंशियल के डिफरेंस से चार्जेस क्या करते हैं? फ्लो करने लगता है। कब तक? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। यानी कि चार्ज का फ्लो क्यों होता है, रीजन पहला, ठीक है। तो चार्ज लिख सकते हैं, चार्ज इज ट्रांसफर्ड, चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। फ्रॉम ए टू बी ड्यू टू difference of potential, difference of potential, due to difference of potential। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में एक के बगल में क्या होगा? दिव्यांशु समझा नहीं, खैर आप मुझे चैट में हर्षित बोलिए। सर ड्यू के बाद टू छूट। ओके, ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू बॉडीज, between A and B, between A and B, यानी A and B मतलब कि A और B के बीच में जो चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है वो दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हो रहा है। इज इट क्लियर क्या? हाँ ठीक है, सही बात है, सही है दिव्यांशु। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बोला कि आपके मन में सवाल जो आया था कि आखिर सर ये एक चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर क्यों हुआ? ओम फिर से समझा रहा हूं। ओ मैंने बोला कि हम एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाते तो चार्ज फ्लो कर जाता है, ठीक। लेकिन आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर कितना और क्यों? तो क्यों पहले बताता हूं। क्यों? क्योंकि दोनों बॉडी के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस हो जाता है।
ठीक है। पोटेंशियल का फॉर्मूला एक सीधा सीधा याद रखते हैं हम लोग, जो आगे हम पढ़ेंगे बाद में जाके। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है कांस्टेंट इनटू Q अपॉन R। Q अपॉन R याद रखेंगे हम लोग, ये हम लोग आगे जाके पढ़ते हैं। वेयर Q इज नथिंग बट चार्ज। Q क्या होता है? चार्ज होता है। और R क्या होता है? रेडियस। क्लियर है? तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत हद तक क्लियर हो गए कि जब चार्ज ज्यादा होगा तो पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, चार्ज कम होगा तो पोटेंशियल भी कम होगा। तो इससे एक बात तो तय हो गई कि चार्ज का फ्लो हो रहा है। ठीक है, चार्ज का क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है। हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल ऑफ ए इज हायर देन पोटेंशियल ऑफ बी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको ये क्लियर है? ओम क्लियर है क्या? मैंने बोला कि जितना चार्ज ज्यादा तो पोटेंशियल ज्यादा। अब बताओ, अब होगा क्या? धीरे धीरे ए से बी में चार्ज फ्लो करने लगेगा। धीरे धीरे ए से बी में चार्ज फ्लो करने लगेगा तो ए का चार्ज कमने लगेगा, बी का चार्ज बढ़ने लगेगा। तो एक तो ऐसा वक्त आएगा ना कि ए का पोटेंशियल घट रहा है और बी का पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो एक वक्त ऐसा आएगा जब दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम। क्या उसके बाद चार्ज का फ्लो करेगा क्या? आप बताओ, रोशन, ओम, क्लियर है क्या? मैं कह रहा हूं ए है, ए का चार्ज है, ज्यादा चार्ज ज्यादा पोटेंशियल। ए का चार्ज घटने लगा, बी का चार्ज बढ़ने लगा। एक ऐसा वक्त आएगा क्या कि दोनों का चार्ज, दोनों का पोटेंशियल बिल्कुल क्या हो जाएगा? सेम। क्या उसके बाद चार्ज का फ्लो होगा क्या? नो सर, नहीं होगा। नहीं होगा। दैट्स इट। यही हमारा मेन पॉइंट था कि फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है कब तक होगा? अनटिल, आपने पूछा था ना कि कितना होगा, तो फ्लो ऑफ चार्ज तब तक होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम लोग, चार्ज is transferred until potential of A and B is equal, या A and B is equal की बजाय gets equal। हम एग्जाम्पल से समझाएंगे, लेकिन अभी तक मैंने क्या समझाया? एक बॉडी ए है, दूसरा बॉडी बी है, एक चार्ज है, दूसरा अनचार्ज है। चार्ज वाला है उसका पोटेंशियल ज्यादा है, जो अनचार्ज है उसका पोटेंशियल कम है। ठीक है, दोनों को कनेक्ट कर दिया तो दोनों के बीच में क्या हो गया? चार्ज का फ्लो होने लगा, हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो एक जो ज्यादा चार्ज है उसका चार्ज कमने लगेगा, कम वाले का चार्ज बढ़ने लगेगा। और एक ऐसा वक्त आएगा कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम। और जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो चार्ज का फ्लो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दीक्षा, क्लियर है? मैं बस इतना पूछना चाहता हूं, इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, एग्जाम्पल में तो हम समझाए देंगे सबको। कंडक्शन का लॉजिक क्लियर है क्या? बढ़िया। तो एक काम कर, सर डाउट है। हाँ पूछिए दिव्यांशु, सर आपके सवाल का जवाब। सर कोई भी मतलब जो चार्ज बॉडी होता है वो न्यूट्रल होना चाहता है क्या? नहीं, कोई नहीं चाहता है, चाहने की बात ही नहीं। अगर हम कनेक्ट नहीं करते तो चार्ज रहता। रोशन, यस रोशन, सर, अगर आप कनेक्ट नहीं करते तो क्या वो चार्ज नहीं रहता? क्या रहता। रहता? तो मतलब कि आपने जब कनेक्ट किया है दोनों बॉडी को तब ही चार्ज का फ्लो हो रहा है। तो कोई ऐसी टेंडेंसी चार्ज बॉडी की नहीं है। चार्ज का फ्लो तभी तक होगा जब तक पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। सीधा बात। दिव्यांशु ने पूछा है सर ज्यादा चार्ज होगा तो पोटेंशियल हाई होगा। दिव्यांशु, वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी नहीं दिव्यांशु, पोटेंशियल हाई होगा। दीक्षा ने पूछा है कि सर वो हेयर कॉम्ब वाला एग्जांपल नहीं होगा। नहीं दीक्षा, आप गलती कर रहे हो। हेयर कॉम्ब वाले में आप जब कागज को लेके जाते हो तो हेयर कॉम्ब टच नहीं करता है उसमें, वो दूर रहता है, वो विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट है। उसको हम लोग इंडक्शन में पढ़ेंगे, अभी इंडक्शन में उसका यूज नहीं होगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं।
अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इस एग्जांपल से सीखने की कोशिश करते हैं मैथमेटिकली क्या होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि मेरे पास एक बॉडी में चार्ज Q1 है और मान लेते हैं कि शुरुआत में चार्ज 0 भी है, मान लेते हैं शुरुआत में चार्ज 0 है। ठीक है, मान लीजिए हमने इसको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में लेके चले गए, तो हम ऐसा मानते हैं कि ऑब्वियसली Q1 से चार्ज घटेगा, दूसरे वाले में चार्ज बढ़ेगा, बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है। तो चार्ज का फ्लो होगा, तो मान लेते हैं कि Q चार्ज फ्लो किया। क्या मान लिया हमने? क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं। मान लेते हैं कि Q चार्ज फ्लो कर गया, तो अब बताओ कि फाइनली इसके पास कितना चार्ज है? Q1 माइनस Q हो जाएगा क्या? क्या इसके पास फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा? Q। क्या ये बात सबको समझ में आई? मैंने कहा कि अगर बड़े वाले चार्ज बॉडी से अगर Q चार्ज फ्लो कर गया तो इसमें इतना कम हो जाएगा जितना दूसरे में ऐड हो जाएगा। चार्ज तो कंजर्व रहना चाहिए ना। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जितना फ्लो हुआ उतना ही कम होगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वेरी गुड। रोहित क्लियर है क्या? तमन्ना? ओके नॉट। तो R1 है और R2 है, क्लियर है? R1 है और R2 है, क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। R1 R2 की बात हम कर रहे हैं, तो अब मैं बोलूंगा कि जब चार्ज का फ्लो रुकेगा तब दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए क्या? बोलो अनिमेश, इज इट क्लियर? क्या हमने अभी भी बात किया कि जब चार्ज का फ्लो रुकेगा तब फाइनल दोनों का पोटेंशियल क्या होना चाहिए? सेम। अच्छा मुझे बताओ, अगर मुझे कोई पूछेगा कि फर्स्ट वाले का पोटेंशियल कितना होगा, तो अब ये भी फॉर्मूला पढ़े हैं, K टाइम्स Q अपॉन R। Q कितना है? इज इट क्लियर? क्या अच्छा मुझे बताओ कि बी वाले का पोटेंशियल कितना होगा इस वक्त? ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम जब चार्ज का फ्लो रुक जा रहा है एट इक्विलिब्रियम, क्या VA मस्ट बी इक्वल टू VB होना चाहिए क्या? बोलिए, क्या VA इक्वल्स टू VB होना चाहिए क्या? और अगर होना चाहिए तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि के Q1 माइनस Q1 माइनस Q अपॉन R1 इक्वल्स टू K Q अपॉन R2। इज इट क्लियर? क्या सबको ये क्लियर है? कह सकते हैं ना? तो क्या आप ये K और K कैंसिल कर देंगे क्या? तो फाइनल कितना रिलेशनशिप आ गया? Q1 माइनस Q बाई R1 इक्वल्स टू Q अपॉन R2। कोई याद रखना ही नहीं है कुछ, ये कुछ भी याद नहीं रखना। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, एग्जाम्पल, इसका याद रखने से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन अलग, लॉजिक अलग। ठीक है, अब मैं क्या कहना चाहता हूं यहाँ पे, मैं एक स्पेशल केस की बात करना चाहता हूं जब R1 की वैल्यू R2 के इक्वल हो जाए। आप खुद सोचो, अगर R1 का वैल्यू R2 के इक्वल हो जाएगा तो नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आप कह सकते हो क्या Q1 माइनस Q इज इक्वल टू Q? बोलिए, दोनों का रेडियस नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? 2Q इक्वल्स टू Q1। तो Q इक्वल्स टू कितना आया? Q1 बाई 2। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सर वो रेडियस वाला समझ में नहीं आया सर। मैंने मान लिया, मैंने एग्जाम्पल ले लिया। मैं कहना चाहता हूं कि मैंने केस ले लिया, केस, स्पेशल केस मैंने ले लिया। मैंने स्पेशल केस ले लिया, मैंने स्पेशल केस ले लिया कि R1 R2 के इक्वल है। इज इट क्लियर? क्या मैंने ले लिया कि R1 R2 के मान लो क्लियर है, मान लो R1 R2 के इक्वल है, सॉरी क्या ही बोल रहा हूं मैं, इक्वल है। तो इक्वल हो जाएगा तो Q RR कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मेरे पास Q इक्वल्स टू Q1 बाई 2 आ जाएगा क्या? बोलो। चलिए देखते हैं।
तो क्या Q इक्वल्स टू Q1/2 आ गया, तो क्या हम एक नोट देके एक पॉइंट लिख सकते हैं क्या? नोट देके if size of two bodies is same, if size of two bodies is same, two bodies is same, charges are equally divided, charges are equally divided. आपके एनसीईआरटी या हर जगह क्वेश्चन आपको इतने पे ही मिल जाता है कि दोनों का साइज सेम है, बोलो तो क्या होगा, तो चार्ज क्या हो जाएगा, आधा आधा दोनों में डिवाइड हो जाएगा। इज इट क्लियर? क्या अगर रेडियस सेम है तो चार्ज दोनों में क्या हो जाएगा, आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। दिव्यांशु ने बोला सर इक्विलिब्रियम के बाद रिपीट कर दीजिए। दिव्यांशु बता देता हूँ। दिव्यांशु, इक्विलिब्रियम के बाद मैंने बोला कि इक्विलिब्रियम किसको कहेंगे, जब चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। क्लियर है क्या दिव्यांशु? चार्ज का फ्लो कब रुकेगा, जब दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तभी ना चार्ज का फ्लो रुकेगा। तो हमने इक्वेट कर दिया, इक्वेट किया के पोटेंशियल का फॉर्मूला तो लिखे हुए हैं ऊपर में, के क्यू माइनस क्यू बाई आर, वैल्यू पुट कर दिया, तो फाइनल एक रिलेशनशिप आ गया। मैंने क्या कहा कि मान लीजिए कि दोनों बॉडी सेम साइज के कनेक्ट हुए थे, तब क्या होगा? तो हमने उसके लिए सेम साइज का मतलब रेडियस दोनों का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। हमने रेडियस को इक्वल कर दिया, तो हमें क्या आया, Q इक्वल्स टू Q1/2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि चार्जेस आर इक्वली डिवाइडेड ऑन टू बॉडीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। कभी भी के मतलब पहले स्वयं कांस्टेंट है, स्वयं के मतलब ना कांस्टेंट है। इसका वैल्यू आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा या आज ही पता चल जाएगा। सब लोग को नोट करना है, सब लोग नोट, क्या ये स्लाइड पूरा नोट कर चुके हो सब लोग? एवरीवन, क्या कंडक्शन में ये स्लाइड पूरा नोट कर चुके हो सब लोग? सर तो ये जो लास्ट पॉइंट है इस मतलब इसका ऊपर वाले का, उसमें भी तुम लोग कंडीशन लगाना पड़ेगा ना कि उसमें शेप एंड साइज इक्वल होना चाहिए। इसमें चार्ज इज ट्रांसफर्ड अंटिल पोटेंशियल ऑफ ए एंड बी गेट्स इक्वल। नहीं, मैं कह रहा हूँ चार्ज ट्रांसफर अंटिल पोटेंशियल, नहीं, देखो पोटेंशियल अलग चीज है, वो तो बता रहा है चार्ज कैसे डिवाइड होगा। मैं कह रहा हूँ वो बता रहा है कि इक्वल थोड़े मैं बोल रहा हूँ चार्ज डिवाइड हो रहा है। वो कह रहा हूँ जब दोनों का पोटेंशियल सेम होगा तो चार्ज का फ्लो रुक जाएगा, उसका कोई लेना देना नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि चार्ज फाइनल में कितना होगा, अगर दोनों का साइज सेम होगा तो इक्वल इक्वल चार्ज दोनों में डिवाइड हो जाएगा। यस सर, समझ गया। ठीक है ना? आर्यन ने कहा है सर V का मतलब पोटेंशियल, बिल्कुल V का मतलब है पोटेंशियल। V का मतलब क्या है, पोटेंशियल। ठीक है, याद करो आपने पढ़ा था क्लास 10th में कि पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से ही चार्ज फ्लो करता है। मैंने उसी को आगे बढ़ाया है। आज के बाद याद रखना है कि चार्ज का फ्लो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से होता है। टेंशन नहीं, अपने एक एग्जाम्पल करेंगे सीख जाएंगे। मैंने तरीका बताया ना, वही तरीका यूज करेंगे सीधा सीधा। बस याद रखना है कि अगर साइज सेम तो सॉल्व करने में दिमाग ही नहीं लगाना, सीधे सीधे चार्ज आधा कर देना है। अब चाहो तो यहाँ पे एक स्पेशल केस लिखोगे आप लोग, एक सीधे सीधे एक स्पेशल केस लिख लोगे, नोट करके लिख लोगे, नोट करके लिख लोगे, नोट करके लिख लोगे कि अगर एक बॉडी के पास Q1 चार्ज है और रेडियस इसका R है, और एक के पास Q2 चार्ज है और रेडियस R है, दोनों चार्ज है। मान लीजिए हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया, दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया, सेम साइज का है, दोनों का साइज क्या है, सेम साइज, सेम साइज है अगर, तो फाइनल चार्ज दोनों पे कितना होगा, फाइनल चार्ज होगा
फाइनल चार्ज होगा सीधा टोटल चार्ज का हाफ, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। ठीक है, मतलब कि आधा आधा चार्ज दोनों को मिल जाएगा, सीधा हिसाब है। इज इट क्लियर? क्या सबको आया समझ में? ये जो मैंने स्पेशल केस बताया है आपको, इसका तुरंत यूटिलाइजेशन हम लोग अभी करेंगे। सर स्लाइड नीचे कीजिए, लिखना है। हाँ लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, मैं वेट कर रहा हूँ, कोई नहीं। सब साथ साथ लिखते भी चलेंगे। प्रत्युष ने पूछा है सर स्पेशल वाला केस फिर से समझा दीजिए। प्रत्युष मैंने क्या बोला? प्रत्युष मैंने बोला दो बॉडी है, दोनों के पास चार्ज है Q1 Q2 मान लिया, कनेक्ट कर दिया दोनों को, दोनों कनेक्ट कर दिया। जो कनेक्ट करेंगे ना तो जो फाइनल चार्ज होगा वो दोनों क्या होगा, दोनों पे इक्वली डिवाइड हो जाएगा। टोटल चार्ज का हाफ एक में, टोटल चार्ज का हाफ दूसरे में। क्लियर है क्या प्रत्युष? ऑन ईच बॉडी। क्लियर है क्या? सब लोग लिख लें से यस, सब लोग ग्रीन टिक कर लें जो लिख चुके हैं, मैं पता चल जाएगा कितने लोग लिख चुके हैं। अभी कुछ लोग लिख रहे हैं। इसी पे जस्ट जो अभी स्पेशल केस दिया उस पर तुरंत एक क्वेश्चन करते हैं। और ये इतना आसान क्वेश्चन होता है ना, दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा ज्यादा आपको। लिख लिया है? जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो क्वेश्चन अभी नहीं करना है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। सब लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। सो -2 है। -2 है, हाँ। निवेश ने कहा है वेक्टर निवेश सही है, निवेशो गलत है। हाँ 14 है वो, आप जो पूछ रहे 14 है, क्वेश्चन में 14 है। वाह वेरी गुड प्रत्युष प्रकाश, वेरी गुड प्रत्युष अमृत, वेरी गुड। लॉजिक समझ में आ गया आप लोग को। क्या लिया? नहीं नहीं दिव्यांशु, वो लिखने की जरूरत नहीं है ना, 1.6 × 10⁻19 सही। उतना माइक्रो कूलम में लिखो ना।
शोएब ने कहा नहीं समझा। शोएब देखते हैं, शोएब देखो ध्यान से, एक बार में इसी क्वेश्चन समझना। मैंने बोला कि दो बॉडीज हैं, एक है -2 माइक्रोकूलम और दूसरा है 14 माइक्रोकूलम, और दोनों का साइज सेम है, सेम साइज है। ओके अंशु, कोई बात नहीं, सेम साइज है। देखो कंडक्शन में दो ही तरह के सवाल हो सकते हैं, दोनों का साइज सेम है, दोनों का साइज सेम है, या दोनों का साइज डिफरेंट है। मैं बता रहा हूं पहला, जब दोनों का साइज सेम है, ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो क्या करना। आंख बंद करके दोनों के पास चार्ज दिया गया है, आप सीधा सोचो कि दोनों के पास टोटल चार्ज कितना है, बताओ मुझे मिला करके। अब बोलोगे ना कि 14 माइनस 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इंटू 12 माइक्रोकूलम। बोलो कहोगे क्या कि 12 माइक्रोकूलम आएगा क्या? टोटल चार्ज दोनों बॉडी का मिला के कितना होगा, 12 माइक्रोकूलम। मैंने बोला साइज सेम, चार्ज विल बी इक्वली डिवाइडेड। क्लियर है क्या? चार्ज क्या हो जाएगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो क्या अगर हम बोले एक पे, तो इस पे क्या, इस चार्ज और एक पे क्या क्या हाफ ऑफ कर दे क्या? तो क्या इस पे 6 माइक्रोकूलम हो जाएगा क्या फाइनल? क्या इस पे भी 6 माइक्रोकूलम हो जाएगा क्या फाइनल? बोलिए शोएब और अंशु, समझ में आया क्या? दिव्यांशु भी? यस सर। यस सर। ये लॉजिक बस समझ लो। ये सेम साइज में तो दिमाग, कंडक्शन का भी कह रहे हैं, दो बॉडी को टच कर रहे हैं, दिमाग ही नहीं लगाना, आधा आधा चार्ज। ठीक है क्या? ये एनसीईआरटी वगैरह ये इसी लेवल पे रह जाते हैं। हम लोग को यही लेवल का क्वेश्चन जनरली आता है कि जब चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाएगा, सेम साइज। लेकिन मैं आपको करा रहा हूं ये दूसरा वाला टाइप, जो साइज सेम नहीं हो। जब साइज सेम नहीं हो, आप 2 मिनट खुद से ट्राई करो, दोनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा टाइप का क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको। इस केस में दोनों का चार्ज, दोनों का साइज सेम नहीं है। ठीक है, तो आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करें इसमें सेम लॉजिक से। बिल्कुल सही दिव्यांशु, सही भाई, वही फॉर्मूला जो अभी आपने पढ़ा था, Q1 + Q2/2। टोटल चार्ज क्या होगा, Q1 + Q2, हाफ ऑफ कर दिया दो पार्ट में। तो सेम साइज आ जाए तो दिमाग नहीं लगाना कंडक्शन में, दोनों में आधा आधा चार्ज डिवाइड हो जाएगा। लेकिन साइज डिफरेंट आ जाए तब मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे इस क्वेश्चन में। रोशन ने कहा कि 3.334 कूलम। देखते हैं रोशन, आप क्या निकाल रहे हो, फाइनल चार्ज बता रहे हो ना रोशन? तो दोनों पे बताना पड़ेगा ना सर। स्मॉल क्यू का वैल्यू मतलब स्मॉल पे बताया हो, दूसरे वाले पे 6.668 बता रहे हो क्या, 6 बता रहे हो क्या? ना 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 रोशन, थोड़ी गलती हो रही है। वही सर 2Q हो जाएगा तो 6 पॉइंट मतलब 66 ये हो जाएगा, स्मॉल पे चार्ज हो जाएगा, और 12 पे 12 पॉइंट समथिंग उस पे हो जाएगा क्या? यस सर। 12 होगा नहीं, 13 पॉइंट समथिंग होगा ना, 13.8 के यस आसपास। सर 16 माइनस। चलो देख लेते हैं, रुक जाओ, देखो लॉजिकली सही बनाया हो। स्टेप 1, कभी भी डिफरेंट साइज के बॉडी कनेक्ट करने को आ जाए, बोले बताओ फाइनल चार्ज कितना होगा। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, कुछ नहीं करो, बोलो क्यू गया, एक से दूसरे में क्यू गया, मान लो सीधा 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 बोल दो, एक से दूसरे बॉडी में क्यू चार्ज चला गया। क्यू गया तो इसके पास कितना बचा, -Q, इसके पास कितना गया, +Q। क्लियर है क्या? मत दिमाग लगाओ कहां से दाएं से बाएं जाएगा, ज्यादा से कम जाएगा, आपको दिमाग ही नहीं लगाना। आप बस Q ले लो कि मान लो कि Q एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो गया, जिससे ट्रांसफर हुआ तो एक में कम हो गया, दूसरे में ज्यादा हो गया। अब कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। यानी फाइनली दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, ए का के Q/R, यानी 10 - Q अपॉन R कितना है 5। दूसरे वाले का के 10 + Q अपॉन R कितना है इसके पास भी 2.5। क्या ये मेरी बात सबको समझ में आई क्या? दिव्यांशु देखते हैं, दिव्यांशु सही लग रहा है वैसे तो, लेकिन रुक जाते हैं थोड़ा। दिव्यांशु मेरा मानना है कि आप ट्रांसफर ऑफ चार्ज निकाल रहे हो,
रोशन आप भी समझ, क्या यही निकाले हो क्या? मुझे थोड़ा क्लियर करोगे क्या? आप ट्रांसफर ऐसा ऑफ चार्ज मतलब बता रहे हो क्या? 3.34 यस सर, वो तो मतलब क्यू का वैल्यू होगा, उसके बाद मतलब कि हम लोग को निकालना फाइनल करके पड़ेगा। ऐड सब्ट्रैक्ट किए होगे ना? यस सर। ठीक है, यही लॉजिक है। चलो ठीक है, रोशन दिव्यांशु दोनों का सही है। फिर क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? मैंने बोला एक में क्यू कम हो गया। दीक्षा बताना समझ में आ रहा है कि नहीं? शोएब, अंशु, संदेश, रितेश, एवरीवन समझ में आ रहा है कि मैंने बोला एक में जितना ट्रांसफर कम हुआ दूसरे में उतना ही बढ़ गया। ट्रांसफर किया, दोनों का फाइनल पोटेंशियल सेम होना चाहिए, तो के क्यू बाई आर कर दिया। क्लियर है? अब मैंने क्या किया, ये डिवाइड करेंगे तो 2.5 होता है, के और के कैंसिल कर दिया, तो कितना आया 10 माइनस क्यू बाई 2 इक्वल्स टू 10 प्लस क्यू। सॉल्व करते इक्वेशन, अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है अपने को। 10 माइनस क्यू इक्वल्स टू 20 प्लस 2q। सही बात। 2q माइनस क्यू कितना हो जाएगा? 3q इक्वल्स टू 10 माइनस 20 माइनस 10। तो q का वैल्यू क्या रहा है? क्या माइनस 10/3 कूलम। इसी को आप लोग 3.334 लिख रहे हो। अनिमेश, अनिमेश सही है। Q का वैल्यू आ रहा है क्या? माइनस 10/3 कूलम। इससे पहला हिंट जो मिलता है वो ये मिलता है कि आपने चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन गलत लिया था। चार्ज एक्चुअली बड़े से छोटे में नहीं गया है, बल्कि छोटे से बड़े में गया है। लेकिन हमको क्या आंसर में तो आ ही गया ना, माइनस से क्लियर हो गया ना। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये दिमाग मत लगाओ कि किस बॉडी से किस बॉडी में चार्ज जा रहा है। वो माइनस आ गया, समझ में आ गया कि उल्टा जा रहा है चार्ज। तो एक बात तो तय है कि चार्ज का जो ट्रांसफर है वो B to A हुआ है। चलो अब देखते हैं, मुझसे कोई पूछेगा कि बताओ चार्ज ऑन ए कितना होगा। फॉर्मूला कितना है? 10 माइनस क्यू, वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 10 माइनस माइनस 10/3 प्लस हो गया, तो 10 प्लस 10/3 दैट इज 40/3। इज इट क्लियर? जिसको आप 13.334 कह रहे हो। शोएब मैं समझाता हूं, शोएब देखना, ठीक है? शोएब ध्यान देना। शोएब मैंने बोला कि इसका पोटेंशियल अब फाइनली कितना होगा, पोटेंशियल ऑफ ए कितना होगा। तो फॉर्मूला याद करो कि एक कांस्टेंट होता था जिसका हमें कोई ज्यादा यूज नहीं है। चार्ज कितना है अपने पास? चार्ज है अपने पास 10 माइनस क्यू। अब और रेडियस कितना है? 5। याद करो ना, शोएब फॉर्मूला याद है? के क्यू बाई आर, पढ़ा था थोड़ी देर पहले। बोलिए शोएब, ठीक है? यस के क्यू बाई आर फॉर्मूला जो पढ़ा था हमने, वही यूज किया है। तो के और के दोनों में सेम ही है, तो कौन सी कांस्टेंट कट जाएगा। ठीक है शोएब? यस ठीक है। अब मैंने के कैंसिल कर दिया, नीचे में 5 है, दूसरे में 2.5 है, 2.5 दूना 5 होता है, 2 से कट कर दिया, 2.5 into 2। इक्वेशन सीधा सीधा सा बन गया यहाँ से। उसके बाद उसको सॉल्व कर दिया, तो Q का वैल्यू आया -10/3 कूलम। क्या रोशन, दिव्यांशु यही आया था आप लोग का? क्या अनिमेश? 3 लोग के आंसर्स मेरे पास आए। दीक्षा क्लियर है क्या? किसी को यस कोई सर। दिक्कत है? आज के बाद कभी डिफरेंट साइज है चाहे सेम साइज है, हम दिमाग नहीं लगाएंगे, हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। डिफरेंट साइज होगा, कहीं से एक से क्यू दूसरे में डाल दो। दो ही टाइप का क्वेश्चन कंडक्शन में बन सकता है। जनरली आपको बनता है सेम साइज वाला, डिफरेंट साइज का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा बुक में। लेकिन एनसीईआरटी यहाँ पे गलत रेफरेंस दे देता है। एनसीईआरटी सिर्फ सेम साइज का यूज करता है, तो लोगों के दिमाग में बैठ जाता है कोई भी साइज हो, कोई भी साइज हो, चार्ज इक्वली डिवाइड होगा। क्या आप मानते हो क्या आप कि साइज पे डिपेंड करेगा? कोई भी साइज पे चार्ज इक्वली डिवाइड नहीं होगा। एनसीईआरटी में यही कंफ्यूजन कर दिया है। हर जगह दिखा है कि चार्ज आधा आधा डिवाइड हो जा रहा है, तो आपके दिमाग में बैठ जाता है कि अच्छा कोई बॉडी ले लो आधा आधा डिवाइड होगा। नहीं, जब सेम साइज होगा तभी चार्ज हाफ डिवाइड होगा। जब साइज डिफरेंट होगा तो हम देखेंगे कि कब पोटेंशियल सेम हो रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या आपको ये कंडक्शन टॉपिक पूरा क्लियर है? मैं चाहता हूं 2 मिनट टाइम ले लेते हैं, आपके मन में कोई सवाल हो पूछ लेते हैं।
होपफुली आपने लिख लिया होगा, कॉपी पे सब कुछ लिखते रहना है। तो हम लोग अब आते हैं अपने फेवरेट टॉपिक इंडक्शन पे आएंगे हम लोग। दिव्यांशु कह रहा है स्लाइड नीचे करने को। दिव्यांशु ठीक है, क्यूए ठीक है, और क्यूबी जो होगा, और क्यूबी भी लिख देता हूँ यहाँ पे अगर दिक्कत हो रही तो, क्यूबी इक्वल्स हो जाएगा 10 प्लस क्यू होता है तो 10 माइनस 10/3 हो जाएगा तो 20/3 कूलम हो जाएगा। ठीक है दिव्यांशु, जल्दी लिख लो, यही लिख रहे होगे, फिर हम लोग टॉपिक में आगे बढ़े। किसी को लिखना है तो लिख लो जल्दी से। दूंगा दीक्षा, पर क्वेश्चन मिलना बहुत मुश्किल है। मैं दूंगा आपको, एनसीईआरटी का ही कुछ दूंगा, ठीक है। इस पे क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं मिलते हैं आपको सब सेम साइज का ही मिलेगा, मोस्टली क्वेश्चन सेम साइज के मिलेंगे आपको, ठीक है। बट स्टिल आपको आज होमवर्क में देंगे। ओम ने कहा कि सर क्यूबी कैसे निकालें। ओम मैंने कहा कि क्यूबी के लिए देखो ना ओम क्या है, क्यूबी के लिए ओम यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, देखो तो क्यूबी निकालने के लिए अंदर में चार्ज है क्या, 10 प्लस क्यू है क्या, 10 प्लस क्यू है क्या, और क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू का वैल्यू अपने पास कितना है, -10/3 है क्या, तो क्या लिख सकते हो क्या, 10 - 10/3, तो कितना हो जाएगा, 30 - 10 20/3 हो जाएगा क्या। ओम क्लियर है क्या। चलो आगे बढ़ो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इंडक्शन पे। देखो कंडक्शन में जो चार्ज का ट्रांसफर होता था वो डायरेक्ट कांटेक्ट से होता था, पर इंडक्शन में चार्ज का ट्रांसफर डायरेक्ट कांटेक्ट के बिना होता है। इसीलिए इसको कहते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं, दिस इज अ मेथड ऑफ चार्जिंग, डेफिनेशन लिखते हैं पहले, दिस इज अ मेथड ऑफ चार्जिंग in which method of charging, this is a method of charging in which charge is transferred from one body to another without any direct contact, सब लोग लिखेंगे इसको, without any direct contact, सब लोग लिखेंगे। इंडक्शन क्या है, ऐसा मेथड ऑफ चार्जिंग है जिसमें बिना किसी डायरेक्ट कांटेक्ट के हम चार्ज इंड्यूस कर देते हैं दूसरे बॉडी में, या चार्ज को हम प्रोड्यूस कर देते हैं दूसरे बॉडी में। देखते हैं कैसे, सब लोग इसको डेफिनेशन को लिखेंगे, फिर हम लोग समझने वाला काम करेंगे। फिगर हम लोग लास्ट में बनाएंगे। ठीक है, दो बॉडीज है हमारे पास, एक चार्ज है दूसरा न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल में आपका क्या दिमाग चलता है, न्यूट्रल में यही चलता है ना कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और माइनस भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और माइनस भी होता है। तो मतलब कि मेरा न्यूट्रल बॉडी में दोनों तरह के चार्जेस होते हैं, ठीक है, जनरली। अब हम क्या करते हैं कि एक चार्ज बॉडी को अगर उसके क्लोज लेके आते हैं, तो अंदर की जो
अंदर के जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनमें कुछ हलचल होती है। क्या हलचल होती है? तो जो जो लाइक चार्जेस होते हैं वो उससे दूर जाते हैं। जैसे मान लो हम पॉजिटिव को लेके आए, तो इस अनचार्ज बॉडी के अंदर के जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिपेल करेंगे, वो चाहेंगे कि स्फीयर के ऑपोजिट साइड की तरफ भागे, और जो इसके अंदर का नेगेटिव चार्ज होगा वो अट्रैक्ट होना चाहेगा। तो इस तरीके से इस अनचार्ज बॉडी में एक चार्ज का डिवीजन होता है, एक चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसके वजह से जो फाइनल स्थिति पैदा होती है वो कुछ ऐसी होती है। तो हम बनाने वाले हैं फाइनल स्थिति जो डेवलप होती है वो कैसी हुई? इसके सारे नेगेटिव वाले एक तरफ आ गए और इसके सारे पॉजिटिव वाले ऑपोजिट तरफ चले गए। इज इट क्लियर? क्या याद करो, मैंने बताया था कि एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट कर लेता था इंडक्शन से। लास्ट क्लास में बताया था ना स्केल वाला एग्जांपल। तो क्या अब ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर लेगा? बोलिए। तो क्या आप कह सकते हैं क्या कि इस बॉडी, न्यूट्रल बॉडी के अंदर एक चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जिसके वजह से बॉडी क्या हो गया? पोलराइज हो गया। एक तरफ उसके सारे नेगेटिव आ गए, दूसरी तरफ उसके सारे पॉजिटिव आ गया। इज इट क्लियर? क्या सर बोलिए। सर इसमें ट्रांसफर ऑफ चार्ज कहाँ है? आप डिफिनेशन लिखा है कि चार्जिंग इन विच चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो इसमें तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। देखो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कैसे ट्रांसफर भी है, कैसे। देखो इस इंडक्शन का मतलब समझो कि ट्रांसफर तो कह ही रहो, इसको एक प्रोडक्शन ऑफ चार्ज कह सकते हो। आर्यन तुम्हारा ये डाउट है ना कि सर चार्ज ट्रांसफर तो होगा नहीं है, लेकिन क्या इस Yes, चार्ज की वजह से दूसरे बॉडी में चार्ज प्रोड्यूस तो हो जा रहा है ना। और आर्यन आपका सवाल अभी भी जेन्युइन है सर, ओवरऑल तो बॉडी न्यूट्रल ही है ना। आर्यन आपका सवाल है कि ओवरऑल तो बॉडी न्यूट्रल है, लेकिन क्या इसका एक साइड नेगेटिव की तरफ बिहेव कर रहा है क्या? इसका दूसरा साइड पॉजिटिव की तरफ बिहेव कर रहा है क्या? यही हमारा यहाँ पे मकसद है। क्या इसी की वजह से स्केल से रब करके पेपर अट्रैक्ट हो जाता था क्या? पेपर तो अनचार्ज था, लेकिन पेपर के अंदर हो गया इंडक्शन, और इंडक्शन की वजह से पेपर क्या हो जाता है? अट्रैक्ट हो जाता है। इज इट क्लियर? क्या सर तो पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट साइड नहीं होगा? पॉजिटिव साइड लेफ्ट साइड? पॉजिटिव नहीं। चार्ज नहीं चार्ज अनुष्का, है। जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो गया? इस चार्ज बॉडी के पॉजिटिव चार्ज से रिपेल हो गया, और रिपेल होके किधर चला गया? उसके ठीक ऑपोजिट साइड चला गया। जो नेगेटिव वाले चार्जेस थे वो अट्रैक्ट होके कहाँ चले गए? इस तरफ चले आए। क्लियर है अनुष्का? ओके सर। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिखना चाहता हूँ। फिगर तो आप बनाओगे ही, लेकिन साथ साथ एक समझाने के लिए एक लाइन में लिखते हैं यहाँ पे। When a charged body is brought closer to an uncharged body, placed closer to an uncharged body, then redistribution of charges takes place in neutral body. ठीक है, न्यूट्रल बॉडी। क्लियर है क्या सबको? जब एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के क्लोज लेके आते हैं, देन अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस टेक प्लेस। चार्जेस अपने आप क्या होते हैं? अरेंज होते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट हुए एंड टेक्स प्लेस इन द न्यूट्रल बॉडी। क्लियर है क्या? सर तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करेगा? अभी तो नहीं, ठीक है। इक्विलिब्रियम की जरूरत ही नहीं है। अब आपका सवाल है कि सर क्या हमेशा ऐसा ही रहेगा? अगर मैं सही समझ रहा हूँ अनुष्का, अनुष्का आपका, मेरा हिसाब है कि इक्विलिब्रियम का मतलब आपका सवाल ये है कि सर क्या वैसा ही हमेशा रहेगा? हम इसके बारे में तुरंत अगले स्लाइड में बात करेंगे। ठीक है, देखते हैं। ठीक है,
अब आपके मन में सवाल बहुत वाजिब है, सर न्यूट्रल बॉडी का न्यूट्रल ही रह गया, एक साइड खाली नेगेटिव आ गया, दूसरी साइड पॉजिटिव आ गया। आप ये भी मान ले रहे हो मेरी बात कि चलो सर अट्रैक्ट भी हो गया होगा, लेकिन चार्ज्ड बॉडी कह पाना अभी भी आपके लिए मुश्किल हो रहा होगा, क्योंकि है तो टोटली न्यूट्रल ही बॉडी अभी भी, चार्ज का बस डिस्ट्रीब्यूशन है। हाँ अरे सर अर्थिंग देके फिर चार्ज किया जाता है क्या इसी को? बस 2 स्लाइड में मिल जाएगा आपको जवाब इसका। ठीक है, सब लोग लिख लें जल्दी से, फिर हम लोग समझेंगे कि कैसे चार्ज कैसे चार्ज को मेंटेन करते हैं हम लोग। ठीक है, लिख लो तो बताओ ताकि हम अगले स्लाइड में बढ़ेंगे। ठीक है दीक्षा, वेरी गुड। कोई दिक्कत हो तो पूछते चलो। लिख लिया सबने? लिख रहे हो? चलो चलो, गिविंग यू 1 मिनट टाइम, आप लिख लो जल्दी से। ठीक है दिव्यांशु, काफी लोगों ने लिख लिया। तो अब इस मेथड में चार्जिंग कैसे होती है इसको समझते हैं। चलो हम समझ गए प्रोसेस क्या होता है। तो 2 तरीके से हम चार्जिंग कर सकते हैं इंडक्शन के थ्रू। पहला है उसमें टेम्पररी चार्जेस ऑफ बाय इंडक्शन। टेम्पररी चार्जेस बाय इंडक्शन बहुत सिंपल है। आपने मान लीजिए कि एक चार्ज बॉडी को न्यूट्रल के पास लेके आए, चार्ज बॉडी को आप एक न्यूट्रल के पास लेके आए, क्लोज लेके आए बिना किसी डायरेक्ट कांटेक्ट पे। आपने क्या देखा कि एक चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, नेगेटिव सारे इधर आ गए और सारे पॉजिटिव वाले इधर चले गए, सारे पॉजिटिव वाले इधर चले गए। ठीक है, आपने एक चार्ज का रीअरेंजमेंट कर लिया, मान लिया आपने। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इस चार्ज बॉडी को रिमूव करोगे तो क्या फिर से ये चार्ज एक दूसरे के तरह पुराने तरह से अरेंज नहीं हो जाएंगे क्या? क्लियर है क्या सबको? यानी जैसे ही चार्ज बॉडी को रिमूव किया फिर से वो अरेंज हो गया। तो क्या ये परमानेंट चार्जिंग थी क्या? ये तो टेम्पररी चार्जिंग थी। जब तक आप चार्ज बॉडी को क्लोज रखोगे चार्ज रहेगा, हटा दोगे तो खत्म हो जाएगा। इज इट क्लियर क्या? तो हम लिख सकते हैं कि व्हेन चार्ज्ड बॉडी। सर एक डाउट है पूछिए रोशन। सर, ये मतलब परफेक्ट मतलब कि सारा नेगेटिव एक तरफ और सारा पॉजिटिव एक तरफ हो जाता है कि मतलब कि थोड़ा मोड़ा मिक्सचर भी रहता है? नहीं, मैं कह रहा हूँ मेजॉरिटी जाता है। इस एक पार्शियली नेगेटिव हो जाता है, दूसरे पार्शियली क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। सारे नहीं कह सकते हम लोग, ठीक है, लेकिन हमारा मेजॉरिटी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है सारा का सारा एक तरफ ड्रिफ्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक पार्शियली नेगेटिव और एक पार्शियली पॉजिटिव, कंप्लीटली नहीं होता है। ठीक है,
ओके सर। रीअरेंजमेंट हो जाता है। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि ऐसा तो है नहीं कि यही लेयर होगा, कुछ ये भी लेयर होगा। रोशन, रोशन, ठीक है। यस सर। तो चार्जेस का एक रीअरेंजमेंट हो जाता है, जिसमें एक तरफ नेगेटिव और दूसरे तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो मैंने बोला कि व्हेन चार्ज बॉडी इज रिमूव्ड, देन चार्ज पार्टिकल्स in neutral body rearrange themselves in initial position. Hence termed as temporary charging. Is it clear to all of you? अंशु ने कहा कि सर एक बार फिर रिपीट कर समझ लें। अंशु समझ लो, देखो अंशु, मैंने कहा कि चलो ये पॉजिटिव चार्ज जैसे जब लाए तो नेगेटिव वाला एक तरफ अट्रैक्ट हो गया, पॉजिटिव वाला उधर चला गया। लेकिन जैसे ही आप इस चार्ज बॉडी को हटा दोगे, तब कोई ऐसा है क्या बाहर से जो अट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरे को, नेगेटिव का अट्रैक्ट कर रहा है, तो फिर से अपने पुराने स्टेट में मिक्स हो जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। गुड। तो मतलब सिंपल सी बात है, चार्ज बॉडी हटा दोगे नॉर्मल हो, फिर से पुराने स्टेट में चला जाएगा। इसीलिए इसको टेम्पररी चार्जिंग कहते हैं। क्या ये परमानेंट चार्जिंग हुआ क्या? नहीं, चार्ज पहले की तरह नॉर्मल फिर से हो गया। इसीलिए इसको टेम्पररी चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सब लोग इसको लिख लीजिए और फिगर जरूर बनाइए, ठीक है। फिगर में एक जरूर शो किएगा, आफ्टर चार्ज बॉडी रिमूव्ड, चार्ज बॉडी रिमूव्ड। बेस्ट क्वेश्चन बोर्ड्स में आ चुका है। चलो लिख ले तो जरूर बताएं। When charge body is removed, then charge particles in neutral body rearrange themselves in initial position. Hence termed as temporary charging. लिख लो, लिख लिया क्या? Why an electrified rod attracts light object? रोहित, बड़ा सिंपल सा बात है। रोहित, बड़ा सिंपल सा बात है। इलेक्ट्रिफाइड रॉड जो होता है ना, वो उसकी चार्ज इंडक्शन से जो भी चार्जिंग होती है, पहले समझो, मैं इंडक्शन के रिलेट कर रहा हूँ। जो भी चार्जिंग इंडक्शन से होती है, उसकी खास बात होती है कि वो चार्ज जो होता है वो बहुत कम होता है, वो चार्ज बहुत ज्यादा नहीं होता है। इसीलिए जो चार्ज इंडक्शन से जो प्रोड्यूस होता है, इसलिए उसका अट्रैक्शन भी बहुत कम होता है। इसीलिए सिर्फ वो लाइट बॉडी अट्रैक्ट कर सकता है। जैसे एग्जांपल दो, आप स्केल से उसको रब करते हो और पेपर तो उठा लेते हो, बुक उठा सकते हो क्या? आप रब करके पेपर तो उठा सकते हो, लाइट है, क्योंकि फोर्स कम फोर्स में भी अट्रैक्ट हो जा रहा है। लेकिन क्या आप एक बुक को अट्रैक्ट कर सकते हो क्या? नहीं, बुक अट्रैक्ट नहीं होगा, बुक बहुत ही हेवी है। ओम ने कहा स्लाइड नीचे करने के लिए। ओम, लिख लिया क्या? अरे शोएब, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट होगा, ठीक है। शोएब क्या होता है ना कि तुम क्लास में भी लिखोगे, फिर बाद में तुम्हारा टाइम बहुत निकल जाता है और बहुत पढ़ने की भी जरूरत है अभी इस वक्त 12th में, तो आदत बनानी पड़ेगी। अब अभी जितना छूट रहा है वो बाद में लिख लेना, लेकिन आदत बनाने की कोशिश करो, ठीक है ना।
अनिमेश देख लेते हैं, अनिमेश देख लेते हैं। चलो अब मैं आ रहा हूं परमानेंट चार्जिंग में। अब टेम्पररी चार्जिंग सबको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं परमानेंट चार्जिंग के बारे में। परमानेंट चार्जिंग में क्या होता है? फिर से वही खेल होता है, लेकिन एक नई चीज लाते हैं हम लोग, अर्थिंग। अर्थिंग की बात हम लोग करेंगे। अर्थिंग आपने 10th में नाम सुना है इसका, मैं आपको फिर से वही अर्थिंग को लेके आना चाहता हूँ। जैसे ही आपने पॉजिटिव चार्ज, एक चार्ज बॉडी को न्यूट्रल के पास लेके आते हो, चार्ज बॉडी को न्यूट्रल के पास लेके आया आप, न्यूट्रल के पास लेके आए, तो क्या हो गया? पॉजिटिव क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, क्लियर है? नेगेटिव हो गया। अब क्लियर, इंडक्शन हो गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमने क्या लगा दिया है? अर्थिंग लगा दिया। हमने यहाँ पे एक अर्थिंग लगा दी। अर्थिंग क्या करता है? तो अर्थिंग का लॉजिक समझो क्या होता है, जो अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। क्या होता है अर्थिंग की खासियत? अर्थ का सरफेस बहुत बड़ा होता है, इसीलिए हम अर्थ को मानते हैं कि अर्थ का पोटेंशियल जो होता है वो 0 वोल्ट होता है। अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है? 0 वोल्ट होता है। अब अर्थ का पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है, और ये जो भी हो, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हायर पोटेंशियल पे होगा। तो क्या मानोगे क्या कि पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? हायर होगा, ये 0 होगा, तो आराम से हायर टू लोअर पोटेंशियल सारा पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर जाएगा। बोलिए, क्लियर है क्या? क्या हम कह सकते हैं कि इसके एक साइड का सारा पॉजिटिव चार्ज जो हो जाएगा वो अर्थ में फ्लो कर जाएगा, और ये फाइनली सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो जाएगा? तो अब फाइनली आपके पास कौन सा चार्ज बचा? सिर्फ, क्या आपके पास सिर्फ और सिर्फ अब नेगेटिव चार्ज बचा क्या? तो अगर आप चार्ज बॉडी को रिमूव कर दोगे तो क्या हो जाएगा? वही नेगेटिव चार्ज पूरे बॉडी में फैल जाएगा। और क्या पूरी बॉडी कुछ ऐसे दिखेगी क्या? क्या ये बॉडी में परमानेंट चार्जिंग हो गया क्या? आप बताओ मुझे। क्या अर्थिंग का यूज करके हम परमानेंट चार्जिंग कर सकते हैं क्या? अब ओवरऑल अनिमेश न्यूट्रल नहीं है ना? अनिमेश अब ओवरऑल न्यूट्रल कैसे रहा जब आपने चार्ज को रिमूव कर दिया? अर्थिंग लगा देने के बाद बॉडी आपकी ओवरऑल न्यूट्रल तो रही नहीं, अर्थिंग से आपने कुछ चार्जेस को रिमूव कर दिया है। बोलिए अनिमेश। इज इट क्लियर टू यू अनिमेश? अनिमेश, मैंने सर अर्थिंग में चार्ज रिमूव कैसे हो जाएगा? क्या अर्थिंग में चार्ज कैसे रिमूव हुआ? किसने पूछा? आर्यन ने पूछा। अनिमेश। अच्छा अनिमेश, ठीक है, मैं अनिमेश कह रहा हूँ अर्थिंग में क्या होता है समझ लो थोड़ा सा। मैंने कहा कि ये बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब पोटेंशियल अभी पढ़ा था क्या? हायर। अनिमेश, क्या ये पोटेंशियल हायर है क्या? और अर्थ का पोटेंशियल क्या है? 0। तो क्या हम जानते हैं क्या कि पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी क्या होती है? हायर टू लोअर फ्लो करने की। यस सर। तो क्या पॉजिटिव चार्ज अर्थ की तरफ फ्लो कर जाएगा क्या? तो अब हमारे बॉडी में सिर्फ कौन सा चार्ज बचा? नेगेटिव चार्ज बचा क्या? सर रीअरेंज होने के बाद हायर पोटेंशियल हो जाता है। रीअरेंज होने के बाद क्या एक साइड जहां पॉजिटिव है वहां का पोटेंशियल क्या हायर नहीं होगा, पॉजिटिव होगा? अच्छा मुझे बताओ, पॉजिटिव पोटेंशियल होगा तो क्या आप ये नहीं कह सकते हो, कि पॉजिटिव मतलब है वो 0 से ज्यादा होगा? अनिमेश, यस सर कह सकते तो हायर कह सकते हैं ना उसको। और ये नीचे वाला क्या है? लोअर। तो चार्ज फ्लो कर जाएगा क्या? बोलिए। यस सर कर जाएगा बिल्कुल। चलो काम खत्म। ओके सर। ठीक है, तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि परमानेंट चार्जिंग बाय इंडक्शन में
आप अर्थिंग लगा देते हो तो एक साइड के चार्ज को हम रिमूव कर देते हैं और बॉडी के पास सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचा है। तो यहीं पे मैं एग्जांपल लिखते हैं, बाय अर्थिंग लिख लेते हैं, बाय अर्थिंग वी रिमूव charge on one face of body hence body is permanently charged। hence ये फिगर जरूर बनाइएगा, hence body is permanently charged। फिगर साफ साफ बनेगा। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, सारा का नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, फ्लो कर जाएगा। इज इट क्लियर? क्या सो 1 के बाद क्या लिखे, फेज? फेस, हाँ, ऑन फेस ऑफ फेस। ठीक है, दिव्यांशु आपने बोला है कि सर फिर तो सर अर्थिंग शोज सेपरेशन ऑफ चार्ज, ये कह सकते हैं क्या? नहीं, ये वर्ड थोड़ा सा टेक्निकल नहीं है दिव्यांशु। सेपरेशन ऑफ चार्ज तो नहीं मतलब कह सकते हैं, एज इट नॉट गोज वेल विद टेक्निकलिटी। ठीक है, क्या सबको समझ में आया? क्या परमानेंट चार्जिंग रिमूवल ऑफ चार्ज कह सकते हैं। अर्थिंग चार्ज रिमूव करता है, अर्थिंग सिर्फ पॉजिटिव को रिमूव नहीं कर सकता है, अर्थिंग नेगेटिव को भी रिमूव कर सकता है। तो अर्थिंग अगर आपने लगा दिया तो बॉडी परमानेंटली चार्ज हो जाएगी, अर्थिंग नहीं लगाया तो बॉडी टेम्पररली चार्ज हो जाएगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, आफ्टर चार्ज बॉडी इज रिमूव्ड, ये फिगर जरूर बनाइएगा, आफ्टर चार्ज बॉडी इज रिमूव्ड, फिगर जरूर बनाइएगा, आफ्टर चार्ज बॉडी इज रिमूव्ड, आफ्टर चार्ज बॉडी इज रिमूव्ड। फेस का मतलब साइड कह सकते हो रोशन साइड कह सकते हो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर चार्ज बॉडी हटाने से पहले अर्थिंग भी हटाना पड़ेगा ना? जरूरत नहीं है। अर्थिंग देखो, अर्थिंग तो खैर आपने कर दिया, चार्ज रिमूव हो गया। अब अर्थिंग हम हटा देते हैं, उसके बाद चार्ज बॉडी भी हटा देते हैं, तब जाकर के मेरा बॉडी अब क्या बचेगा, सिर्फ नेगेटिवली चार्ज बचेगा। लिख लो, व्हेन आफ्टर चार्ज बॉडी एंड अर्थिंग, चार्ज बॉडी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, टेंशन नहीं, मैं लिख देता हूँ, चार्ज बॉडी एंड अर्थिंग बोथ आर रिमूव, एंड बॉडी एंड अर्थिंग is removed। Is it clear? क्या अर्थिंग सिंपल उस फेस के चार्ज को पूरी तरह रिमूव कर देगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव। क्या सबको क्लियर है कंडक्शन? अब हम लोग लास्ट में जब बात करेंगे इंडक्शन और कंडक्शन का डिफरेंस। सब लोग इसको लिखिए जल्दी से। क्या सोहेब? हाँ जी बोलो, हो गया? मैं थोड़ा पानी लेने चला गया था। चलो थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उस तरह से भी बात किया जाए, खाली टॉपिक वाइज नहीं। तो डिफरेंस बिटवीन इंडक्शन एंड कंडक्शन, पहले कंडक्शन ही देख लेते हैं।
ये आप बताना, मुझे पढ़ चुके हो आप भी, बताना। चलो, एक मैं मानता हूं कि आप दोनों का डेफिनेशन लिख दोगे। देखो, ये अनिमेश ने बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है, मैं चाहता हूं कि इस सवाल को लेकर के आपसे एक बार बात की जाए, ठीक है। जो अनिमेश ने सवाल पूछा है आप लोग के लिए कि सर ये आप बता दिए कि नेगेटिव को पॉजिटिव को रिमूव कर दिया, लेकिन नेगेटिव कैसे रिमूव कर देगा, नेगेटिव कैसे रिमूव कर देगा? इस सवाल का जवाब भी थोड़ा सा हम ले लेते हैं, देखते हैं। एग्जाम्पल देख लो, मान लीजिए कि आपके पास नेगेटिव चार्ज है इनसाइड और आपने अर्थिंग लगा दिया है, तो आपका पॉइंट होता है कि ये 0 वोल्ट है और ये नेगेटिव है, मतलब कि लोअर पोटेंशियल है। नेगेटिव का मतलब है कि लोअर पोटेंशियल है, ठीक है। नेगेटिव का मतलब है कि लोअर पोटेंशियल है। तब कैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा? याद रखिएगा, नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी होती है कि लोअर टू हायर मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो हायर टू लोअर मूव करता है। तो नेगेटिव चार्ज कैसे नेगेटिव चार्ज जो होता है वो क्या होता है? लोअर टू हायर मूव करता है। पोटेंशियल क्लियर है क्या अनिमेश? क्या आपका डाउट क्लियर है? पॉजिटिव चार्ज हायर टू लोअर, नेगेटिव चार्ज लोअर टू हायर। क्या तो हम कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज लोअर टू हायर मूव कर जाएगा? ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अपने अपने अगले पार्ट पे, इंडक्शन और कंडक्शन के बीच का डिफरेंस। मुझे कोई बताना चाहेगा एक डिफरेंस? देखो, पहला डिफरेंस तो आप लोग एग्जाम में जब लिखोगे तो डेफिनेशन लिख दोगे। एग्जाम में जब पहला डिफरेंस लिखना तो एग्जाम में डेफिनेशन लिखना। सर डायरेक्ट कांटेक्ट और सबनाइट कांटेक्ट होता है। चलो, पहला रोशन ने बता दिया, चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। पहला तो बोल दिया चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। ये दूसरा बता दिया, इंडक्शन में चार्ज प्रोड्यूस्ड विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट। चलो दूसरा बताओ। दूसरा बताइए। सर कंडक्शन में दोनों का चार्ज सेम हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम हो जाता है। निमेश, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब लास्ट में दूंगा, ठीक है। अनिमेश, ठीक है। दिव्यांशु, आपने पूछा सर कैरी इलेक्ट्रिक चार्ज, ये नहीं करेक्ट दिव्यांशु। किसी का आवाज अनम्यूट है, बंद कर लो। अनुष्का, चलो, आशुतोष का नेटवर्क बार बार फ्लिप कर रहा है। चलो ठीक है, जल्दी से अगला। क्या ये कह सकते हैं क्या कि इंडक्शन हमेशा ऑपोजिट चार्ज प्रोड्यूस करता है और कंडक्शन हमेशा सिमिलर चार्ज प्रोड्यूस करेगा? बोलो दिव्यांशु, क्या ये कह सकते हैं क्या कंडक्शन हमेशा अपने तरह का चार्ज देगा, जो उसके पास रहेगा वही देगा, लेकिन इंडक्शन में हमेशा ऑपोजिट चार्ज प्रोड्यूस करता है? तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि कंडक्शन प्रोड्यूसेस सिमिलर चार्ज? पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही देगा, सिमिलर चार्ज, लेकिन इंडक्शन produces equal and opposite charge. Is it clear क्या? हाँ, दीक्षा वो वाला कह सकता है। एक दीक्षा ने कहा कि सर एक में परमानेंट होता है, दूसरे में टेम्पररी और परमानेंट दोनों हो सकता है, कह सकते हैं। ये मुझे 3 नंबर चाहिए मुझे अगर इस क्वेश्चन में, तो तीसरा और कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखूं? मुझे बताओ, क्या इंडक्शन शेप और साइज पे डिपेंड करता है क्या? मुझे बताओ, क्या इंडक्शन शेप और साइज पे डिपेंड करता है क्या? नो सर। नो सर। लेकिन कंडक्शन तो डिपेंड करता है।
कंडक्शन जो है वो तो शेप और साइज पे डिपेंड करता है, तो लिख सकते हैं कंडक्शन डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज। कंडक्शन डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज। Induction do not depend on shape and size. Is it clear to all of you? Is it clear to all of you? एक और बताएं सर। बोलिए सर कंडक्शन, अरविंद बताओ। सर कंडक्शन से रिपल्सन हो सकता है लेकिन इंडक्शन से रिपल्सन नहीं होगा। लेकिन अब तो यही हो गया ना, फिर तो बी वाला सेकंड वाला पॉइंट ही ना ऑलमोस्ट हो गया। यस सर वही। अरे ये तरीका यूज करना है जब 5 नंबर में आ जाए, है ना, ये तरीका यूज करना है जब 5 नंबर में आ जाए। 3 नंबर में 3 नंबर पॉइंट हो गया, अब उसके बाद समझ में नहीं आएगा तो फिर वो दीक्षा वाला एक पॉइंट था सर, परमानेंट है टेम्पोररी दोनों है, एक बार टेम्पोररी परमानेंट है, ठीक है। अगर और ज्यादा नंबर का आ जाए तो फिगर वाला एक रीजन दे देंगे, है ना। तो रीजन तो हम लोग बना सकते हैं लेकिन जरूरत पड़ने पे 3 क्लियर है, काफी है, ठीक है। सर उससे मार्क्स मिलेगा? अब रोशन जब 5 नंबर का वो दे रहा है तो उम्मीद भी क्या कर रहा है आपसे, है ना। 3 नंबर में दे रहा है 3 पॉइंट, ठीक है। अब ये आएगा 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में, ठीक है। अब इसको लेके हम क्लियर रख सकते हैं। तो 3 2 नंबर में आएगा तो आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर आप वो उसको प्राइमरी पॉइंट बना के लिखोगे तो फिर खतरा है ना। दीक्षा ने कहा था जब कुछ याद ना आए तब तो बचेगा, हाँ फिर तो ठीक है, हो गया। आज मेथड ऑफ चार्जिंग का लास्ट एक्सरसाइज, लास्ट टॉपिक देखते हैं। लगता है कूलम्स लॉ हम आज भी शुरू नहीं कर पाएंगे, बट स्टिल कोई बात नहीं, ठीक है। शुरुआत में समझना ज्यादा जरूरी है, पेस बाद में आएगा, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा है सर थोड़ा स्लाइड ऊपर कीजिए, सर स्लाइड थोड़ा ऊपर कीजिए। लिख लीजिए, मैं रुका भाऊ, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। आज तक जितना पढ़ाया है बेसिक था, सब लोग पढ़ के रखें। कल से हमारा अगले क्लास से हमारा मेन टॉपिक शुरू होगा कूलम्स लॉ, जहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी हम आगे बढ़ेंगे। वहीं से अपना क्वेश्चन सॉल्विंग ज्यादा शुरू होगा। इससे आप लोग एनसीईआरटी पढ़ने की आदत थोड़ी डाल सकते हैं। नोट्स को बार बार रिवाइज करें। सर हो गया। चलो लास्ट, चार्जिंग बाई ऑफ ए बॉडी बाई फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन से देखते हैं। फ्रिक्शन वाला बड़ा सिंपल है, देखो फ्रिक्शन में कुछ नहीं होता। आप सबसे बढ़िया फ्रिक्शन का एग्जांपल क्या है, स्केल वाला। स्केल को रब करते हो तो स्केल आपका हो जाता है चार्ज्ड। स्केल चार्ज क्यों हो जाता है? स्केल चार्ज इसीलिए हो जाता है क्योंकि आपका दोनों बॉडी में जब रब करते हो तो हीट डेवलप होता है। हीट डेवलप होने की वजह से जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। लूज वाले इलेक्ट्रॉन, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक ग्लास रॉड लेते हैं, एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिया हुआ है वो ग्लास रॉड और सिल्क का दिया हुआ है। ग्लास रॉड और सिल्क को हम रब करते हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, व्हेन ग्लास एंड सिल्क रॉड इज रब कर, ये समझने वाला है, इसमें कुछ खास लिखना नहीं है इसमें, ठीक है।
तो जब रब करते हैं तो रब करते वक्त क्या हो जाता है, हीट प्रोड्यूस हो जाता है। व्हेन रब्ड, जब रब करेंगे तो क्या हो जाएगा, व्हेन रब्ड हीट इज प्रोड्यूस्ड। अब आपको पता है हीट प्रोड्यूस करेगा तो किसी इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट से बाहर भी निकाल सकता है। जब हीट प्रोड्यूस करेगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़ के बाहर भी निकल सकते हैं। क्लियर है? अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के कहाँ जाएंगे, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि व्हेन हीट इज प्रोड्यूस्ड, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, loosely bound electrons transferred from one body to another, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। अब सिंपल सी बात है कि मान लीजिए ग्लास रॉड के कुछ इलेक्ट्रॉन अगर ग्लास रॉड छोड़ के सिल्क में ट्रांसफर हो जाएंगे तो ऑब्वियसली हमारा ग्लास रॉड पॉजिटिव हो जाएगा और सिल्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर? इतना ही दिमाग लगाना है, फ्रिक्शन में इतना ही होता है। दो बॉडी को रब कर रहे हो, एक से दूसरे में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, एक प्लस हो गया दूसरा माइनस हो गया। इज इट क्लियर? इसमें और कोई लॉजिक नहीं, कुछ एडिशनल टॉपिक नहीं है। ठीक है, both have equal and opposite charge। थोड़ा और लिखना चाहते हो कहानी तो लिख लो, both have equal and opposite charge। इसके अलावा कोई कहानी नहीं बनती है इसमें। एनसीईआरटी में भी एक लाइन में ही दिया हुआ है। क्लियर है? रब कर रहे हैं, एक से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो गया। ये ग्लास रॉड वाला एग्जांपल थोड़ा याद रखना बस, खाली कहीं आ जाता है ग्लास रॉड और सिल्क वाला। सर तो ये कैसे पता चलेगा कि इसमें पॉजिटिव चार्ज है और किसमें? एक ग्लास रॉड और सिल्क वाला हमको पता है। अब बाकी तो देखो केमिस्ट्री है, किसका इलेक्ट्रॉन लेस आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। पढ़े हो ना, केमिस्ट्री में पढ़े होगे, आयोनाइजेशन एनर्जी, एफिनिटी वगैरह चीजें पढ़े होंगे, तो उन सब के हिसाब से पता चलेगा, Yes, sir. है ना? ठीक है, यहीं से हमारा बेसिक चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज और उसका प्रोडक्शन क्लियर हो गया। अब हम लोग अगले दिन से कूलम्स लॉ पढ़ेंगे, दो चार्जेस के बीच कैसे फोर्स लगता है। ठीक है, अनिमेश को लैग कर रहा था, बता सब लोग कूलम्स लॉ थोड़ा खुद से पढ़ के आएंगे एक बार, तो वो क्लास में और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो अनिमेश आपने सवाल पूछा है। अनिमेश आप मैं बता देता हूँ। अनिमेश ने पूछा कि समझ में नहीं आया, मैं बोल रहा हूँ अनिमेश कि मान लीजिए दो बॉडी को रब कर रहे हैं, तो एक बॉडी में, जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन हीट प्रोड्यूस होगा, रब करोगे तो फ्रिक्शन से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। तो जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन लूजली अटैच्ड होंगे या जल्दी या कम एनर्जी गेन करके रिलीज हो सकते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम एनर्जी गेन करके भी एक्साइटेड हो जाएगा और एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। अब जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किया वो पॉजिटिव और जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया वो नेगेटिव। तो क्या चार्ज हो गया? क्या दोनों के पास इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होगा? क्या बोलिए होगा क्या? गुड, वेरी गुड। इसी के साथ आज की सभा समाप्त करते हैं नीरव सर के शब्दों में। सर ठीक है, वो बोलिए। क्वेश्चन रह गया, हाँ चलो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस इग्नोर्ड एट हाँ चलो मैं बता, माइक्रोस्कोपिक लेवल। हाँ मैं बता, चलो एक क्वेश्चन रह गया है, सुन लो एक बार थोड़ा सा। ठीक है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप अभी नहीं पढ़ पाएंगे हम लोग, अभी वी नीड टू नो मोर। ठीक है, खैर चलिए, उसके बारे में हमें थोड़ा कूलम्स लॉ वगैरह, फील्ड वगैरह सब जानना पड़ेगा। एक सवाल जो आप लोग ने पूछा, मैं उसको बता देता हूँ जल्दी से, कि हमने क्वेश्चन दिया था कि वाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इग्नोर्ड एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। तो उसमें दो बड़े रीजंस होते हैं। एक बड़ा रीजन होता है एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, मैं एक ही रीजन में क्लब कर देता हूँ लेवल, जो हर जगह एग्जाम में सीबीएसई के आंसर शीट में भी रहता है। एट मैक्रोस्कोपिक लेवल क्या होता है कि अमाउंट ऑफ चार्ज इज वेरी हाई, अमाउंट ऑफ चार्ज इज वेरी हाई
is very high, such that charge of each electron can be easily ignored. मैक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब क्या होता है? जब चार्जेस बहुत ज्यादा हो, उस लेवल पे जब चार्ज बहुत ज्यादा होता है, उस केस में एक इलेक्ट्रॉन का रेस्पेक्टिव चार्ज बहुत ही कम होता है। क्लियर है? तो उस केस में हम एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को इग्नोर कर देते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, जब 10 कूलम मैं आपको देता हूं, तो आप कहां चेक करने जाते हो कि सर उसमें नंबर n का वैल्यू फिक्स इंटीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप नहीं चेक करते हो, क्योंकि हम उस एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बहुत कम मानते हैं और इग्नोर कर देते हैं। क्लियर है? तो एट माइक्रोस्कोपिक लेवल इग्नोर करते हैं, होता जरूर है क्वांटाइजेशन, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं। पहला पॉइंट है। एक और रीजन इसका कहीं कहीं लिखा रहता है, वो भी लिख लेते हैं। एट माइक्रोस्कोपिक लेवल amount of charge is high. As amount of charge is high, as amount of charge is high, leakage of charge is a possibility. क्लियर है? ये दो बड़े रीजन है। अब लीकेज ऑफ चार्ज क्या होता है? तो आप लीकेज ऑफ चार्ज थोड़े पोटेंशियल को पढ़ोगे तो समझोगे वहां पे कि कैसे जब पॉइंटेड कोन्स बनाते हैं तो चार्ज लीक कर सकता है वहां से। ठीक है? तो ये दो बड़े रीजंस होते हैं जिसको हमें याद रखना होगा। पहला वाला रीजन ज्यादा ही फ्रूटफुल है, उसको आप यूज कर लीजिएगा। ये रीजन आप लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस इग्नोर्ड वाले में आप लिख सकते हैं। ठीक है? दो रीजंस। पहला वाला बहुत ज्यादा चार्ज है, छोटे चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज बहुत कम मानते हैं और इग्नोर कर देते हैं। दूसरे वाले में अमाउंट ऑफ चार्ज बहुत बड़ा होता है तो लीकेज ऑफ चार्ज भी पॉसिबल है, तो उस वक्त हम एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कंसीडर नहीं करते हैं। क्लियर है क्या? ये दो रीजंस, बड़े रीजंस हैं व्हाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज इग्नोर्ड एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। ठीक है? लिख लेंगे इसको सब लोग। ठीक है? चलो, ये टॉपिक अभी आज शुरू नहीं हुआ है। ठीक है? सब लोग पढ़ के आएंगे टॉपिक। ठीक है? चलो, रोहित, गोल्डी इलेक्ट्रोस्कोप हम लोग थोड़ा कूलम्स लॉ पढ़ लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। ठीक है? चलो, बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ। एंडिंग द क्लास।